सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। आज अपने करने जा रहे हैं संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन का निबंध है संस्कृति। तो सबसे पहले पता चल ही गया कि ये क्या है, निबंध है। लेखन की विधा क्या हुई, निबंध। यहाँ लिख देती हूँ, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। लेखन की विधा क्या है, निबंध है। तो भदंत जी ने इस संस्कृति पाठ में ऐसे दो शब्दों को उठाया है जिसमें सूक्ष्म अंतर है, यानी बहुत कम अंतर है। ऐसे दो शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1 सभ्यता और संस्कृति। ये दो शब्द प्रयोग में तो बहुत आते हैं, लेकिन हम इसके अंतर को समझ नहीं सकते। जो एकदम सूक्ष्म अंतर है उसे समझ में नहीं आ सकता। लेकिन भदंत जी ने इस पाठ में इन दोनों शब्दों में जो अंतर हमें बताया है उससे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले दो उदाहरण देते हैं लेखक। कौन कौन से उदाहरण देते हैं? नंबर 1 उदाहरण दिया इन्होंने आग का, कि जिसके दिमाग में भी आग के आविष्कार करने की जो शक्ति आई होगी कि आग का आविष्कार करना है, ठीक है, तो और उसके बाद आग का आविष्कार हुआ और आज हर घर में चूल्हा जलता है इसी आविष्कार की वजह से। तो और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया सुई का, कि वह कोई व्यक्ति तो होगा ही जिसके मन में आया होगा कि 2 लोहे के टुकड़ों को छेद कर उसे बारीक करके पतला करके उसमें छेद निकालकर और धागा पिरोकर 2 टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। तो आग का आविष्कार और सुई का आविष्कार जिसने भी किया वो कितने बड़े आविष्कर्ता होंगे। अब देखें कि आग का आविष्कार और सुई के आविष्कार करने की शक्ति, एक तो जो शक्ति थी, जो दिमाग में उनके आया होगा, जो योग्यता थी आविष्कार करने की शक्ति और योग्यता, वो क्या कहलाएगी? संस्कृति। क्या कहलाएगी? संस्कृति। और जो आविष्कार हुआ किसका? आग और सुई का। आग और सुई का आविष्कार क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सभ्यता, जिसे उस आविष्कर्ता ने भी उपयोग में लिया होगा और बाकी सब भी उपयोग में ले रहे हैं। ध्यान में ये रखना है, जिस योग्यता, जिस प्रवृत्ति, जिस शक्ति और जिस प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह क्या है? संस्कृति कहलाएगी। क्या कि किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता थी, प्रवृत्ति थी, शक्ति थी, प्रेरणा थी, उसे कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिली ही होगी। चाहे कुछ भी माने आप, सर्दी से बचने के लिए या खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा रही होगी। उसके बल पर जिस चीज का उसने आविष्कार किया, अर्थात वह शक्ति क्या कहलाएगी? ये 4 शब्द अच्छी तरह से याद रखने हैं कि किसी चीज के आविष्कार में जो योग्यता, प्रवृत्ति, शक्ति और प्रेरणा है वह क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। और उससे हुआ आविष्कार क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगी। आग और सुई धागे का आविष्कार क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगी। बस यही लेखक ने इस पाठ में समझाने की कोशिश की है कि क्या है संस्कृति और क्या है सभ्यता। और अब देखें
कौन सभ्य व्यक्ति होगा और कौन संस्कृत व्यक्ति होगा, यह भी हमें समझना है। अब देखें कि एक संस्कृत व्यक्ति जिसने किसी चीज का आविष्कार किया, ठीक है, उसके अंदर जो योग्यता, प्रवृत्ति या शक्ति या प्रेरणा जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा परिष्कृत संस्कृत कहलाएगा। और मान लीजिए कि एक संस्कृत व्यक्ति है जिसने आग का आविष्कार किया या सुई धागे का या किसी भी चीज का आविष्कार किया, और उनके जो बच्चे होंगे, ये मान लीजिए कोई संस्कृत व्यक्ति है, संस्कृत व्यक्ति किसे बोलेंगे? जिसके अंदर ये योग्यता है, ये चारों चीजें जिसके अंदर हैं, वह होगा संस्कृत व्यक्ति। ठीक है। अब उस उसके जो बच्चे होंगे उसको तो अनायास ही यह योग्यता मिल गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये संस्कृत व्यक्ति है, जो उनकी संतान होगी, उसे तो अपने आप ही अपने पूर्वजों से ये चीज मिल गई। लेकिन क्या उस व्यक्ति की संतान संस्कृत कहला सकेगी? नहीं, वह सभ्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सभ्य ही कहलाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति ने उस चीज का आविष्कार किया है, उसकी जो योग्यता थी, जो प्रेरणा थी, जो शक्ति थी, जो प्रवृत्ति थी, वह व्यक्ति ही संस्कृत कहलाएगा। उसके बाद चाहे उसके संतान आ जाए, वो चाहे कितनी भी परिष्कृत हो जाए उस चीज में, लेकिन वह क्या कहलाएगी? सभ्य ही कहलाएगी। अर्थात जिस चीज का आविष्कार हुआ, उसका दर्शन जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया, उस योग्यता का, वह व्यक्ति ही क्या कहलाएगा? संस्कृत कहलाएगा। और उसकी संतान क्या कहलाएगी? सभ्य कहलाएगी, चाहे उसके अंदर यह योग्यता अपने पूर्वजों से अनायास ही मिल गई हो। अब देखें, लेखक ने एक और उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण दिया है न्यूटन का। किसका? न्यूटन का उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया। सबको पता है कि उन्होंने किसका आविष्कार किया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया था। उस सिद्धांत का आविष्कार किया था उन्होंने। उसके बाद भौतिक विज्ञान का कोई विद्यार्थी आया, अब वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से तो परिचित है, और तो और वह अपनी बुद्धि से और बातों से भी परिचित हो गया, जिससे शायद खुद न्यूटन भी परिचित नहीं थे। तो क्या वो संस्कृत कहलाएगा? क्या नहीं, वह न्यूटन से ज़्यादा सभ्य कहला सकता है, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यही है कि जिसने पहले उस चीज का आविष्कार कर दिया, उसकी योग्यता क्या कहलाएगी? संस्कृत कहलाएगी। वह व्यक्ति ही संस्कृत कहलाएगा। उसके बाद चाहे किसी भी चीज को उसको आगे अपने बढ़ाते जाएं, वे सभ्य जरूर कहला सकते हैं, संस्कृत नहीं। अब देखिए, लेखक बताना चाहते हैं एक बात और, कि जो व्यक्ति संस्कृत बना, जो व्यक्ति क्या बना? संस्कृत बना, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो उसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। प्रश्न भी बनेगा, अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं पाठ के एंड में आपको प्रश्न करवाऊंगी। जो व्यक्ति संस्कृत बना, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो प्रेरणा, ठीक है, और दूसरी ज्ञानेप्सा, यानी ज्ञान की ईप्सा। ईप्सा का मतलब क्या होता है? इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की लालसा। ठीक है, तो देखें, पहले हम इस बात को देखेंगे, प्रेरणा को। मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ, तो जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया होगा,
उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर रही होगी। क्या? पेट की भूख को शांत करने के लिए। यही प्रेरणा होगी कि पेट की भूख को शांत, पेट की आग को शांत करने के लिए आग का आविष्कार हुआ। ठीक है। दूसरा, सुई धागे का मान लो आविष्कार हुआ, तो जरूर वह सर्दी या गर्मी से बचने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा, या फिर शरीर को सजाने के लिए, तन को सजाने के लिए कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकें, इसलिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो ये तो रही प्रेरणा कि हम प्रेरणा शब्द को दो बातों से, दो उदाहरणों से समझा सकते हैं। कौन कौन से? आग और सुई धागे का। और भी बहुत ढेरों उदाहरण पड़े हैं, कोई सा भी उदाहरण अपने ले सकते हैं। ठीक है। तो देखें, आग और सुई धागे का आविष्कार, आग प्रेरणा बनी पेट की आग को बुझाने के लिए, और सुई धागा प्रेरणा बनी सर्दी गर्मी से बचाने और तन को सजाने के लिए। ये दो कारण हम प्रेरणा में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें, ज्ञानिप्सा अर्थात जिज्ञासा, जानने की इच्छा। देखें, अब मान लीजिए पेट भी भरा है और तन भी ढका है, और कोई व्यक्ति खुले आसमान में सो रहा है और वो तारों को टिमटिमाता हुआ देख रहा है, रात को आराम से सोया सोया। क्या होगा कि वो सोचता है कि इतना सुंदर थाल जो मोतियों से सजाया हुआ है, अर्थात तारों भरी रात, जो ये तारे टिमटिमा रहे हैं, ये मोतियों से भरे हुए एक थाल के समान लग रहे हैं। तो वो रात में जब जगमगाते तारों को देखता है तो उसे इसलिए नींद नहीं आती, वो जानने को उत्सुक है कि ये मोतियों से भरा हुआ थाल है क्या। तो देखें, पेट भरा हो, तन ढका हो, फिर भी उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। वो जानने के लिए, उसके अंदर ज्ञान की लालसा भरी हुई है। इप्सा का मतलब लालसा भी होता है। ज्ञान की लालसा, ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा भरी हुई है। वो उत्सुक है जानने के लिए कि ये मोतियों से भरा हुआ थाल क्या है, जबकि उसका पेट तो भरा हुआ है, तन भी ढका हुआ है। फिर भी ऐसा व्यक्ति जो जानने का इच्छुक हो, वह निठल्ला नहीं बैठ सकता, उसे कदापि नींद नहीं आएगी। तो वो दो कारण कौन से हैं? संस्कृत मानव बनने के दो कारण, एक तो प्रेरणा और एक ज्ञान की लालसा, ज्ञानेप्सा। हम कह सकते हैं कि ये प्रेरणा और ज्ञानेप्सा संस्कृत मानव के माता पिता हैं। माता पिता हैं। आ गया समझ में? कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो ये संस्कृत मानव के जो दो कारण थे, प्रेरणा और ज्ञानिप्सा, ये इनको अपने क्या कह सकते हैं? संस्कृत मानव के माता और पिता कह सकते। तो देखें, संस्कृति का एक उदाहरण लेखक ने और दिया है। वो उदाहरण क्या है? देखो, दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए कोई व्यक्ति अपने मुंह का कोर उसे दे देता है, और कोई माता जो पूरी रात बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए पूरी रात जागती है, वो ऐसा क्यों करती है? क्यों? क्योंकि उसका बच्चा चैन की नींद सो सके। रूस के भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क पर पड़ी हुई जो डबल रोटी होती है, वह स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला देते हैं। और उदाहरण देखिए, कार्ल मार्क्स दुनिया भर के मजदूर सुख से रह सकें, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और खुद पूरा जीवन दुख में बिता दिया। और तो और, आज से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ
ने इसलिए घर त्याग दिया ताकि मोह और तृष्णा से कटती मरती जो मानवता है वह सुख से जीवन बिता सके। तो ये सब क्या हैं? वो माता जो पूरी रात जागती है अपने बच्चे के लिए, उस माँ का त्याग, लेनिन का त्याग, कार्ल मार्क्स का त्याग, गौतम बुद्ध का त्याग, ये भी क्या है? संस्कृत ही है। ये भी क्या है? संस्कृति ही है, मानव संस्कृति। क्या है ये? मानव संस्कृति। जिस तरह से आग और सुई धागे का आविष्कार संस्कृति है, जो योग्यता, ध्यान से सुनना, जो योग्यता आग या सुई धागे का आविष्कार करवाती है, आग या सुई धागे का आविष्कार करवाती है, वो क्या है? संस्कृति है। और जो ज्ञानिप्सा तारों को जानने के लिए उत्सुक करती है, वह भी क्या है? संस्कृति है। संस्कृति है। और जो त्याग मानवता के लिए किया गया, जो त्याग मानवता के लिए किया गया, सर्वस्व मानवता सुखी रह सके, वह भी क्या है? संस्कृति ही है। तो ध्यान में रखना है कि संस्कृति क्या क्या है। एक तो योग्यता, किसी चीज को आविष्कार कराने की योग्यता, किसी भी चीज को, आग या सुई अकेला नहीं, किसी भी चीज की योग्यता जो जिस चीज का आविष्कार किया गया, ठीक है। ज्ञानिप्सा और त्याग जिससे सर्वस्व मानवता सुखी रह सके, वह भी क्या है? संस्कृति है। अब सभ्यता क्या है? सभ्यता है हमारे रहने सहने का तरीका, हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका, जो इससे आया। किससे? संस्कृति से आया। आवागमन के साधन किससे आए? संस्कृति से। और मानव जो दिन रात विनाश के कामों में लगा हुआ है, वह क्या कहलाएगी? संस्कृत नहीं कहलाएगी। जिससे मानव का विनाश हो रहा है, वह आविष्कार संस्कृत नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंस्कृत कहलाएगा। और वो मानव जो उस आविष्कार का उपयोग कर रहा है, वह मानव क्या कहलाएगा? असभ्य मानव कहलाएगा। अर्थात वह वस्तु जिसका आविष्कार अच्छाई के लिए होगा, वह क्या होगा? संस्कृत। वह योग्यता क्या 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 कहलाएगी? संस्कृत कहलाएगी। और उसको उपयोग करने वाले क्या कहलाएंगे? सभ्य कहलाएंगे। लेकिन जो मानव के विनाश का कारण बन रही है, वह योग्यता असंस्कृत कहलाएगी और उससे किया गया आविष्कार असभ्य कहलाएगा। अब देखते हैं अपने मोटे मोटे शब्दों में संस्कृति और सभ्यता में। तो मैं यहाँ लिख दूं, इस तरफ संस्कृति और इस तरफ योग्यता। तो देखें, नई खोज की योग्यता या प्रवृत्ति, किसी नई खोज की योग्यता या प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? संस्कृति। और उस योग्यता से जो आविष्कार हुआ, वह क्या कहलाएगा? सॉरी यहाँ आएगा सभ्यता। वह क्या कहलाएगी? सभ्यता कहलाएगी। दूसरा अंतर देखिए, संस्कृति किसी खास व्यक्ति के अंदर रहने वाली योग्यता है और उस योग्यता के बल पर जो आविष्कार हुआ वह क्या है? सभ्यता है।
और देखें, आग या सुई धागे के आविष्कार की योग्यता क्या है? संस्कृति। आग और सुई धागे का आविष्कार क्या है? सभ्यता है। क्या है? सभ्यता है। आगे आप अच्छी तरह से समझ में कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो प्रश्न देखें कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए, तो बता दीजिएगा। और प्रश्न बन सकता है कि सभ्य व्यक्ति कौन कहला सकता है या संस्कृत व्यक्ति कौन कहला सकता है। वैसे तो मुझे प्रश्न बताने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने इसी तरह से ही समझाया है। और बता सकते हैं प्रश्न की संस्कृति के माता पिता किन्हें कह सकते हैं। और बता सकते हैं प्रश्न की प्रेरणा और ज्ञानिप्सा का आशय स्पष्ट कीजिए, बता सकते हो। और प्रश्न बन सकता है किस मानवीय गुण का संस्कृति के निर्माण में सर्वोपरि स्थान है। मानवीय गुण जब आ जाए, ध्यान रखना, मानवीय गुण जब आ जाए प्रश्न में, मानवता से संबंधित जब आ जाए, प्रश्न 3 तरह के बनेंगे। मानवता से संबंधित जब प्रश्न आ जाएगा तब क्या करोगे आप? उन सब का उदाहरण दोगे। किन सब का? माँ का उदाहरण दोगे, लेनिन का उदाहरण दोगे, कार्ल मार्क्स का उदाहरण दोगे, गौतम बुद्ध का उदाहरण दोगे। ठीक है, इन लोगों ने सर्वस्व त्याग किया था। और भी उदाहरण आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, हजारों सैकड़ों उदाहरण है, मदर टेरेसा है, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उदाहरण आप मानवीय गुण थे ये जिन्होंने मानवीय संस्कृति को बचा कर रखा। इनके त्याग ने मानवीय संस्कृति का निर्माण किया। तो ये थे प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये पाठ, अगर अच्छे से समझ आ गया है तो ये नंबर जो आपके आएंगे इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।